तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं विज्ञान का, साइंस का, सब्जेक्टिव का करने वाले हैं सेट 4। ठीक है, इससे पहले सेट 1, 2, 3 अपलोड कर दिया गया, आप जाकर देख लीजिए। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान का पूरा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, हिंदी का ऑब्जेक्टिव और भी जो भी है साइंस का ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया गया। अब नीचे प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है मेरा ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है सेशन 1 में। तो इसमें आपको पढ़ना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक छड़ चुम्बक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, ये बोल रहा है। ठीक है, एक छड़ चुम्बक के चारों ओर रेखा खींचने बोल रहा है। तो देखिए इसका जो आंसर हम लोगों ने लिखा है वो, एक छड़ चुम्बक की चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उत्तरी ध्रुव से निकलती और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती। ठीक है, चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से निकलती और उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चलिए हम आपको चित्र दिखाते। ठीक है, चलिए। तो देखिए जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये चुंबकीय जो चित्र बोला वही हम लोगों ने छापा है। देखिए ये चित्र आप देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 के। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, अभिप्राय है क्या अभिप्राय है। तो नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जिसके कारण आँख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है। इसी को हम लोग कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, जिससे वह फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दृष्टि वस्तु को रेटिना पर फोकस करता है। ठीक है, यह है नेत्र की समंजन क्षमता। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बनते प्रतिबिंब का आरेख खींचिए तथा जल वस्तु प्रकाश केंद्र 0 तथा फोकस दूरी के बीच रखा है। ये आपको एक ठो चित्र खींचना है। चलिए चलते हैं। तो देखिए जो तीसरा का मेरा आंसर होगा, जो तीसरा का वो देखिए कुछ, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूर के बीच रखा जाता है तब वस्तु AB लेंस की फोकस F तथा प्रकाशीय केंद्र 0 के बीच रखा जाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब AB लेंस के जिस और वस्तु उसी और वस्तु के पीछे बनता है। ठीक है, देखिए ये चित्र आपको दिख रहा है, ये है चित्र आपका, देखिए। ठीक है, तो अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो चुका, अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, मतलब मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है वायु में जलने से पहले। तो जो है मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसलिए इसे वायु में जलने से पहले रेगमार्क मतलब श्रेष्ठ पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन के साथ संयोग कर सके। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो ये हो गया। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन जो हम लोग का बोल रहा है, वो बोल रहा है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो उच्च क्यों होता है इसका गलनांक। ठीक है, तो आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच मजबूत अंतर, तो क्या अंतर है, तो आयनिक यौगिक बल में होते हैं, आयनिक यौगिक आकर्षण बल होते हैं। ठीक है, इस सरवा एकरा बंद कर। तो आयनिक यौगिक आकर्षण बल होते हैं। इस आकर्षण बल को कम करने के लिए अत्यधिक मात्रा में उष्मा ऊर्जा की जरूरी होती। इसको कम करने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की ज़रूरत होती, उष्मा ऊर्जा की। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का द्रव्यमानांक उच्च होता है। ठीक है, अब चलते हैं छठा क्वेश्चन की तरफ। चलिए छठा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क के द्वारा परिचालित नहीं होती। ये मरोरज्जु के द्वारा नियंत्रित पेशियों के अनैच्छिक क्रियाएं होती है। ये मरोरज्जु के द्वारा होती है। ठीक है, जो प्रेरक के प्रयुक्त में होती है, जो प्रेरक के प्रयुंतर में होती है, ये क्रियाएं चाहे मस्तिष्क की इच्छा बिना होती हो पर मस्तिष्क तक इसकी सूचना पहुंच जाती। मतलब ये भले ये मस्तिष्क के बिना होता हो लेकिन इसकी सूचना जो है मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, जहाँ सोचने विचार की प्रक्रिया होती है, जहाँ इसे सोचने और विचारने की प्रक्रिया होती है। चलिए सातवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, DNA प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो DNA का क्या महत्व है, तो प्रजनन में DNA प्रतिकृति प्राणी के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है, प्राणी के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह स्पीशीज में पाई जाने वाली विभिन्न विशेषताओं के अस्तित्व को बनाकर रखने में सहायक है। तो अस्तित्व को बनाए कर रखने में ये सहायक है। चाहे DNA प्रतिकृति की प्रणाली पूरी तरह से यथार्थ नहीं है, फिर भी इसमें विभिन्नता बहुत धीमी गति से होती है। मतलब भले इसकी प्रतिकृति ना हो लेकिन इसमें विभिन्नता जो है बहुत ही धीमी गति से होती है। ठीक है, अब ये मेरा हो गया सातों क्वेश्चन। अब चलते हैं सेक्शन C मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में है, तो आठवां क्वेश्चन है मेरा, तो उत्तल लेंस को अभिसारी तथा उत्तल लेंस को अपसारी क्यों कहा जाता है।
सॉरी ये होगा बी होगा, ठीक है, सेशन बी होगा, ये सी नहीं होगा। ये है मेरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट। तो क्यों कहा जाता है ये बताना हमको। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से आपतन होने के बाद एक बिंदु फोकस पर मिलती है। मतलब जो उत्तल लेंस को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मुख्य अक्ष से जो समांतर रेखा पर चलने वाली जो प्रकाश है वो किरण लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर जाके मिल जाती है, ठीक है। अवतल लेंस की अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंस से अपवर्तित होने के बाद यह किरणें किसी बिंदु में फैलती हुई प्रतीत होती है। लेकिन यही जो अवतल लेंस है वो अपतित होने के बाद फैलती हुई नजर आती है और वो एकत्रित होते हुए प्रतीत होती है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं, अगला है 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए कुछ ऐसा, पहला एक ये है। तो देखिए इसको समतुल्य 4 ओम प्रतिरोध के प्राप्त करने के लिए 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम तथा 2 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ जोड़ा है, आप देख लीजिए 2 + 1/3/1/6, ठीक है। उसके बाद आगे 2 = 3 6 = 2 + 2 4 आ गया, ये 4 वाला हो गया। बी जो है 1 ओम, ठीक है। तो इसको पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए तीनों प्रतिरोधकों को। तो देख कैसे है, R = 1/2 1/3 1/6, तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इसमें बता रहा है तो 1/R इसका निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 + 2 + 1/6, तो 6/6। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, दोनों कट जाने के बाद 1 आ जाएगा, तो 1 है आंसर, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है चुंबकीय बल रेखा क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के प्रमुख गुणों को लिखें। तो ये क्या है, इसके गुण क्या है वही लिखना है, ठीक है। तो देखिए चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबक बल रेखाओं वे वर्ताकार पथ है, मतलब वे पथ हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के परिणाम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। मतलब किसी भी स्पर्श रेखा पर खींची गई बिंदु की जो है उसका परिणाम है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, ठीक है। यही है चुंबकीय बल रेखाएं। तो इसकी कुछ गुण है, देखिए पहला गुण निम्नलिखित है। तो ये पहला गुण है, ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाते हैं, मतलब बंद वक्रता बनती है। मतलब इसमें जो है उत्तरी से दक्षिणी और अंदर तरफ जो है दक्षिणी से उत्तरी तक जाते हैं, ठीक है। दूसरा है इन बल रेखाओं को किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं बिंदु का परिणाम क्षेत्र बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसमें अगर खींची गई जो रेखा है वो बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने पॉइंट लिया 2 बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, मतलब 2 बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं है, ठीक है। तीसरा है ये रेखाएं जहाँ घनी होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक तथा जहाँ विरल होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। मतलब जहाँ घनी होती है ज़्यादा होती है वहाँ जो है इसका तीव्रता है वो अधिक होता है, लेकिन जहाँ कम होती है सरल होती है विरल होती है वहाँ जो है इसका चुंबकीय तीव्रता कम होती है, ठीक है। 5वां पॉइंट लिया ये रेखाएं एक दूसरे को लंबाई से प्रतिकर्षित करती है, ठीक है। ये बल रेखाएं खींची हुई डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, जो है हमेशा सिकुड़ने का प्रयास करती है। चलिए 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत क्यों कहा गया है, इस अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के उल्टा क्यों है, इसका एक समीकरण लिखना है। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया से विपरीत कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोज करके एक अलग उत्पाद बनाते हैं। इसमें जो है अभिकारक बन के उत्पाद बनाता है, लेकिन इसमें जो है अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है, ठीक है। अभिक्रिया करके उसमें उत्पाद करके, ठीक है, अभिक्रिया उत्पाद बनाता है, इसमें एकल उत्पाद बनाता है, अधिक उत्पाद एकल, ठीक है। इसका जो कुछ समीकरण जो लिखा है वो देखिए। पहला समीकरण में दिया है संयोजन अभिक्रिया 2H2 + O2, तो 2H2O प्लस ऊर्जा है ना। चलिए अगला चलते हैं, एक तो और लिए, ये वो था संयोजन का या वियोजन अभिक्रिया। H2O विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, उसके बाद 2H2 + O2, ठीक है। इसमें जुड़ता है, इसमें टूटता है, ठीक है। आगे है देखिए 12वां क्वेश्चन हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है या प्रक्रम कहा जाता है। तो वसा का पाचन कैसे होता है, तो देखिए ये जो है हमारे शरीर में वसा का पाचन छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है, छोटी आंत में। दूसरा हम लोगों ने लिखा क्षुद्रांश में बड़ी नालिकाओं के रूप में इसे उस एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। इसे जो है क्षुद्रांश में बड़ी गोलिकाओं के रूप में जिसमें उस एंजाइम का काम करने में मुश्किल होता है, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने लिया लीवर द्वारा स्रावित पीत लवण उसे छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देती है। जो लीवर द्वारा स्रावित पीत है वो
इसे छोटी कोशिकाओं में खंडित कर देती है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इस इमीकृत क्रिया कहते हैं, इसे इमिश्रीकृत क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथा 13वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग आ चुके हैं 13वां क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है पादप हार्मोन क्या है, इसके उदाहरण दें। तो पादप हार्मोन क्या है, ये जो था ये अगला सेट में भी था शायद। तो देखिए पादप हार्मोन वो रासायनिक पदार्थ है जो पौधे के विभिन्न भागों में सूचना संचार करते हैं, सूचना पहुंचाते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइकाइनिन, एथिनिन। ठीक है, ये है। तो इसका कार्यों को हम लोगों को लिख देना है। तो पहला है ऑक्सिन का कार्य। तो ऑक्सिन का क्या काम है, देखिए पौधे की जड़ तथा तनों की लंबाई में वृद्धि। ये पौधे और जड़ की तनाई को वृद्धि करता है। ये कोशिकाओं के दीर्घकरण में सहायक है। बीज रहित फलों के निर्माण में, मतलब बीज के फलों के निर्माण में। अब जिब्रेलिन का क्या काम है, जिब्रेलिन है जड़ व तने की वृद्धि करता है और यह है बीजों को अंकुरन में सहायक पहुँचाता है। चलिए अब 14वां क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं हम लोग। 14वां क्वेश्चन जो बोल रहा है जीवाश्म क्या है, ये जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाता है, जीवाश्म क्या है। ठीक है, तो इसे लिखते हैं। चलिए उत्तर, तो देखिए लाखों व हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों को परिचित कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म कहते हैं जो मतलब लाखों हजारों साल पहले जो जानवर था, जीव थे, उनके किसी भी तरह के ठोस अवशेष, चट्टान पर पैरों के निशान या मिट्टी में बने मृत जीवों की ढांचे ऊँचे या कुछ मिलते हैं, उसे हम लोग जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, तो जीवाश्म हमें जैविक विकास के बारे में निम्नलिखित बातें दर्शाता है। तो क्या क्या दर्शाता है, पहला ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कभी जीवित थी परंतु अब लुप्त हो गई, ये सब दर्शाता है। दूसरा दर्शाता है ऐसे जीवों को अवशेष जीवाश्म के रूप में मिले जो कि एक वर्ग के जीवों में उनसे विकसित उच्च वर्ग के बीच की कड़ी को जीवों के रूप में बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोगों ने लिया ऑर्टियस। जीवाश्म के कुछ लक्षण सरीसप के होते हैं, मतलब ये जो इसका जो लक्षण है वो सरीसप के लक्षण से मिलते जुलते। ठीक है, तो अगला हम लोगों ने लिया, देखिए अन्य लक्षण पक्षियों के यह इंगित करता है कि पक्षी सरीसर्प से विकसित हो। तो इसका जो इंगित लक्षण है वो करता है कि जो पंछी और अच्छी से विकसित हो। ठीक है, हम लोगों ने इसका तीसरा पॉइंट लिया है। देखिए फिसील पृथ्वी के अंदर विभिन्न स्तर पर खुदाई करके निकाले जाते हैं। इसे जो है फिसील को पृथ्वी के अंदर विभिन्न स्तर पर खुदाई करके निकाला जाता है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी की सतह के निकट पाए जाने वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्म की अपेक्षा अधिक होते हैं। मतलब जो पृथ्वी के सतह पर जो पाए जाते हैं निकट में, वो जीवाश्म जो है वो धरती के अंदर पाए जाने वाले जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नए हैं। ठीक है, अभी हम लोग सेशन सी में आए। ठीक है, वो सेशन बी था, ये सेशन सी है। ठीक है, तो सेशन सी में ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का सबसे पहला हम लोग का आता है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो उत्तर चलते हैं हम लोग उत्तर की तरफ। तो देखिए हम लोगों ने पहले ये चित्र समझ लीजिए, आप लोग चित्र है, देखिए हम लोगों ने जो है चित्र बनाया है। उसके बाद आपको इसको लिखना है। तो देखिए लिखना कैसे, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए ये जो बीम की ऊंचाई कितना बोला था, तो 5 सेंटीमीटर। अभिसारी तथा उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। फोकस दूरी एफ बराबर था 10 सेंटीमीटर, जो अभिसारी लेंस है। ठीक है, बिंदु बिंब की दूरी u बराबर -25 सेंटीमीटर था। लेंस सूत्र क्या है, तो लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v - 1/u। ठीक है, तो इसी के ऊपर हमको बैठा देना है। तो बैठा के चलिए हम देखते हैं। तो देखिए ये अब हम लोग 1/v को इधर ले आए, तो 1/v बराबर 1/f + 1/u। ठीक है, तो 1/v जैसे तैसे लिख देना। इसमें f के जगह पर जो है फोकस दूरी वो डाल देना, ये हम लोग का डाल देना है, u बराबर जो है वो डाल देना। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 1/v बराबर 1/10 - 1/25। या माइनस हो जाएगा, या प्लस है या माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो हो जाएगा 1/v बराबर तो 50 नीचे हो जाएगा और ये 5 - 2, तो ये कितना हो गया, तो 1/v बराबर 3/50। ठीक है, तो अब इसको उल्टा कर देना है, तो v बराबर हो जाएगा मेरा 50/30। तो इसे कट करने के बाद क्या आएगा, तो v बराबर 16/67 सेंटीमीटर आएगा इसका। तो देखिए प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो लेंस की दूसरी ओर 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब का अब साइज निकालना है। तो साइज बराबर क्या होता है, m बराबर h1h2 h1/h। ठीक है, बराबर v/u। तो इसमें देखिए h1 नहीं है मेरे पास, h तो h 5 है नीचे, और 50/30 जो है मेरा u है, और 25 है ये। ठीक है, u भी था। अब देखिए इसको जो h/5 बराबर 50/3 × -25। ठीक है, तो इसको h/5 बराबर 3 - 3। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये होने के बाद अब आपको देखिए इस तरीक़ा से कुछ हो जाएगा। तो इसे कट कुट करने के बाद आपका जो आएगा
H/5 बराबर 2/-3, ठीक है। तो इसको इस तरीक़ा से -3H ये हो जाएगा और 5 गुने 2 तो -3 बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। -3 बराबर 10 और ये जो है इसका जो आंसर है H बराबर 3/-33 सेंटीमीटर। तो सर इसका साइज जो होगा बिंब से छोटा होगा तथा ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक और उल्टा है, ठीक है। इससे ये पता चल गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है हम लोग का, समवायता किसे कहते हैं? पेंटेन के समवायतों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखे। तो वे यौनिक जिनके अनुसूत्र समान हों लेकिन संरचना सूत्र भिन्न हो समवायी कहलाते हैं तथा इस घटना को समवायता कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसका जो हम लोग पेंटेन का लेना है तो पेंटेन का देखिए ये जो पेंटेन का है तो देखिए पेंटेन का सूत्र होता है C5H12, ठीक है। इसका समावयव क्या है? तो पहला है एन पेंटेन देखिए ये है एन पेंटेन जिसको इस तरह से बनाया गया, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब अगला है आइसोपेंटेन और उसका चित्र है, ठीक है। और तीसरा है हम लोगों का देखिए तीसरा है नियोपेंटेन जिसका ये है नाम और ये चित्र है, ठीक है। अब चौथा नहीं है। अब जो है 17वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो 17वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है धातु और अधातुक में भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर हम लोग को अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो चलिए तो इसमें क्या क्या अंतर है वही बताना है। तो देखिए धातु और अधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के अनेक प्रकार अंतर पाए जाते हैं जिन्हें नीचे दिया गया है। तो क्या क्या दिया है? देखिए भौतिक अवस्था में है तो देखिए अधिकांश ठोस अवस्था में पाए जाते हैं जबकि धातु तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। धातु है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है धातु वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा हम लोगों ने लिया पारदर्शी। धातु अपारदर्शी होते हैं जबकि पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभाषक हो सकता है। मतलब जबकि अधातु पारदर्शी भी हो सकता है, अपारदर्शी भी हो सकता है, पारभाषक भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने लिया तन्यता। धातु तन्य होते हैं जबकि अधातु में तन्य का गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। चौथा हम लोगों ने लिया आघात वर्णनीयता। धातु को हथौड़े से पीटने पर उनके पृष्ठ का क्षेत्रफल में वृद्धि होती है जबकि अधातु अद्वितीय नहीं होता, ठीक है। मतलब इसे पीटने पर ये नहीं फैलता। पांचवा है भंगुरता मतलब धातुओं भंगुर नहीं होती है जबकि अधातु जो है वो पीटने से छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 6वां हम लोग ने लिया इसका विद्युत अपघटन विद्युत। मतलब विद्युत अपघटन के उपरोक्त धातु कैथोड पर एकत्रित होते हैं जबकि अधातुएं एनोड पर एकत्रित होते हैं, ठीक है। अगला 7वां हम लोगों ने कहा ऑक्साइडों की प्रकृति। इसकी ऑक्साइडों के तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है। 8वां हम लोगों ने लिया धातु और धनात्मक बनने की प्रवृत्ति होती है। तो अतः यह धन विद्युतीय तत्व कहलाती है, ठीक है। धातु में धनायन बनने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? विद्युतीय तत्व, ठीक है। अधातु में ऋण बनने का गुण होता है, अधातु में ऋण बनने का गुण होता है, इसीलिए इसे ऋण विद्युतीय कहते हैं। इसे धन विद्युतीय तत्व कहते हैं, इसे ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं। चलिए अब हम लोग का जो 18वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो उसका चित्र बनाना है। चलिए हम लोग चित्र में चलते हैं। देखिए ये मेरा चित्र है मानव उत्सर्जन तंत्र का। अब लोग ध्यान से देखिए यहाँ आपको इसी तरह से बनाना है। प्लस में आपको नाम देना, जैसे पार्श्व महाशिरा, पेल्विस, मेंडुला, कॉर्टेक्स, हेडिन ग्रंथि, रीनील धमनी, रीनील शिरा, किडनी, पृथ्वीय महाधमनी। इसी तरीक़ा से आपको भी नाम देना है। तो देखिए मूत्रवाही नाई, मूत्राशय और नीचे में है मूत्रार्ध, ठीक है। ये है मूत्रार्ध, ठीक है। इसी तरीक़ा से आपको नाम देना है चित्र बना के। तो अब 19वां क्वेश्चन जो है हम लोग का, देखिए 19वां क्वेश्चन जो है वो है, इसका आंसर हम लोग ने है ये देखिए 19वां का आंसर है, ठीक है। ये आपका 19वां का आंसर है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है मेडन ने द्विसंकरण कोर्स का अध्ययन किया था जिसने उनमें पौधे जिनमें से एक बीज पीले तथा गोल लेकिन दूसरे बीज हरे तथा झुर्रीदार थे। तो उसमें उन्होंने बीज लिया जिसमें एक बीज पीले और दूसरा बीज गोल लेकिन हरे तथा झुर्रीदार थे, हरे और झुर्रीदार थे। पीढ़ी 1 में केवल पीले तथा बीज प्राप्त होते थे। पीढ़ी 1 में केवल पीले बीज ही प्राप्त हुए, लेकिन पीढ़ी 1 के पौधे स्वपरागण कराए 4 प्रकार की बीज प्राप्त हुआ, ठीक है। क्या क्या हुआ देखिए, पीला तथा गोला बीज 9 गो पाया गया, पीला तथा झुर्रीदार बीज 3 गो, हरे तथा गोला बीज 3 गो, हरे तथा झुर्रीदार बीज 1 ठो, ठीक है। इस तरीक़ा से तो F2 लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3:3:2। उपरोक्त को स्पष्ट है कि बीजों का रंग का अनुपात 3:1 तथा बीजों के आकृति का अनुपात 3:1 एक दूसरे के साथ मिश्रित होते बल्कि स्वतंत्र रूप से वंशानुगत, मतलब मिश्रित नहीं होते, वंशानुगत होते हैं, ठीक है। चलिए
ये जो है देखिए, आप चित्र से देख के कुछ समझिए। देखिए चित्र में दिया है, ये बनाया गया है, देखिए ठीक है। तो देख सकते हैं चित्र है ये आप लोगों का। तो देखिए 1900 क्वेश्चन का हम लोगों का जो हो चुका है। अब ये सेट 5 का आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और साथ ही साथ पिछला वीडियो भी आप देखिए और अपने दोस्तों को पास भी शेयर ज़रूर करिए, ताकि उन्हें भी क्लास 10 की तैयारी करने में, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।